वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हमने बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था। तो अब जो है उस पर बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए रिगार्डिंग मीटर ब्रिज और उससे रिलेटेड हर तरह का सवाल आप कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी, देन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और एडिशनल जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं या बने हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। सो आप एनसीईआरटी अपनी ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3.9 देखिए, इन ए मीटर ब्रिज, फिगर जो है 3.27 दी हुई है, उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम ए। If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S के साथ हमने parallel में जोड़ दिया 12 ohm, अगर at 51 तो बैलेंस पॉइंट जो शिफ्ट होकर 51.9 पे चले जाते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड S, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हुआ तो राइट में यानी टुवर्ड्स C क्यों शिफ्ट हुआ। तो रीजन सिंपल सा है बच्चों, जैसे ही S में आप पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो 100 माइनस L1 का जो रेजिस्टेंस है उसको भी कम होना पड़ेगा। तो वो तभी कम होगा जब बैलेंसिंग लेंथ कम होगी। दैट्स व्हाई इट इज सो। तो सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम एज इट इज समझ सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिख कर सॉल्व करें, है ना। एक तो ये कि हम मान लेते हैं हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे नहीं, आप लिखकर सॉल्व करें तो आपको नई कुछ बातें रिवील होंगी, पता चलेंगी ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो फ्रॉम द फर्स्ट बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है R अपॉन S की वैल्यू यहां से हमको मिल गई, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.5 लिख सकते हैं। पर उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो आप चेक करके देखें, कैलकुलेट करके। जब हमने S को कनेक्ट किया पैरेलल में 12 ओम के 12 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दिया साथ में, तो जो रेजिस्टेंस है वो नया हो गया S इक्विवेलेंट, और S इक्विवेलेंट को मैं बोलूंगा 12S अपॉन S प्लस 12। और अब जो नई बैलेंस कंडीशन मिल रही है उसमें हमें बैलेंस पॉइंट 59.1 पर मिल रहा है। तो अभी मैंने लिखा 51.9 अपॉन 48.1, क्योंकि 100 माइनस L है, और R अपॉन S इक्विवेलेंट, जहां पर हमने S इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल दी 12S अपॉन S प्लस 12। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। और फिर अपने सब्स्टिट्यूट किया R अपॉन S की वैल्यू को ऊपर से, यहाँ पर R अपॉन S की जगह रखा 33.7 अपॉन 66.3, 0.5 भी रखकर आप देख सकते हैं, और फिर कैलकुलेट करके हमने S निकाला। आप ये खुद से कैलकुलेट करके देखें, ऐसे नहीं मान लें कि भाई हाँ इसमें आ गया तो आ गया, क्योंकि जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट 13.5 आपको नहीं मिलेगा, भले आप कैलकुलेटर यूज करें, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। तो R अपॉन S की वैल्यू यूज करके हम उसमें से R निकाल लेते हैं, जो आता है 6.86 ओम। सो दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 पर चलते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में चले जाइए बच्चों, 3.10 पर जाएंगे तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है इन ए मीटर ब्रिज, वही फिगर की बात कर रहे हैं 3.27, बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है 39.5 सेंटीमीटर पर, बैलेंसिंग लेंथ आपको दी हुई है। माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और ये पिक्चर क्लियर हो सकती है अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिकल के वीडियोस देख लीजिए, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्रैक्टिकल फिजिक्स प्लेलिस्ट के नाम से है, फिजिक्स प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें अवेलेबल है। तो उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग जो है इसका लेवल ही अलग होगा, एक बार में आप हमेशा के लिए सीख पाएंगे। तो फ्रॉम एंड ए, अब हमने क्या किया बच्चों, रेजिस्टेंस Y जो कि 12.5 ओम है उसको लगा दिया। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, वो हमें पता करना है। Why are the connections between resistors in a wheatstone और meter bridge made of thick copper strip, ये भी पूछे, ठीक है। तो आपसे बोला कि जब रेजिस्टेंस Y जो 12.5 है तब बैलेंस पॉइंट 39.5 पर मिल रहा है, इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर बी पार्ट में बोले डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, अगर X और Y को हम इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। और तीसरी बात पूछे कि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करें तो क्या बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट दिखाएगा, कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो बच्चों सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आपको लगाना है, सिंपल टेक्निक। तो यहाँ पर 39.5 को डिवाइड करेंगे 100 माइनस 39.5 से, और दूसरी तरफ आ जाएगा X अपॉन 12.5। तो वहां से अब X की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो मिलेगी आपको 8.2 ओम। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बच्चों, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो 8.02 आ रहा है मेरा आंसर, तो ये करके देखें खुद से कैलकुलेशन। अब 8.02 आ रहा है और एनसीईआरटी में आंसर 8.2 दिया हुआ है, तो क्या हमारा गलत है? तो जवाब है नहीं,
ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल सकता है कहीं कहीं क्वेश्चंस के आंसर में एनसीईआरटी में, तो गलत कुछ नहीं है, वो भी सही है। 8.02 लिखेंगे आप तो सही है। 8.2 ओम। अब आपसे पूछा कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज की, तो कॉपर स्ट्रिप्स जो है वो चौड़ी हैं, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो जो कनेक्टिंग वायर्स बीच में आ गए, अगर हम मीटर ब्रिज के डायग्राम को देखें तो मीटर ब्रिज का जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जो स्ट्रिप्स हैं मेटल के स्ट्रिप्स, तो मेटल के स्ट्रिप्स लगाने का यही फायदा है कि कनेक्शंस बनाने के लिए जो कनेक्टिंग पार्ट या वायर हम यूज कर रहे हैं, ये तो स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, तो उसकी काउंटिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी यूज दिस, सो टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन, सिंपल सा लॉजिक है, विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द ब्रिज फॉर्मूला, जिसकी हमने गणना में उसको शामिल नहीं किया, जिसकी कैलकुलेशन हमने नहीं की है। ओके, अब अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी, इंटरचेंज एक्स और वाई को, तो क्या होने वाला है, नहीं आपने आर और एस को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं मैं, तो आर और एस को इंटरचेंज करेंगे तो पी और क्यू भी इंटरचेंज हो जाएंगे, पी की जगह क्यू आ जाएगा, तो जो 39.5 था उसकी जगह 60.5 मिलेगा एंड ए से। और इंटरचेंज करने पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते वक्त, क्योंकि P अपॉन Q जब R अपॉन S के बराबर है तो P अपॉन R Q अपॉन S के बराबर भी है। ओके, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन में ले रहा हूं 3.3, ए रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस R हमें नापना है। स्टूडेंट चूजेस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस टू बी 100 ओम, उसने चुना है 100 ओम। अब यहां पर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को S बोला है, तो आपको अकॉर्डिंगली समझना है, जबकि हमने जो सीखा था वो S अननोन सीखा था, तो S अननोन नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S है। He finds the null point at L1 equal to 2.9 सेंटीमीटर पर उसे नल पॉइंट मिला, उसे कहा गया he is told to attempt to improve the accuracy। एक्यूरेसी कब ज्यादा मिलती है हमको, जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं, तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। आप देख रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ 2.9 सेंटीमीटर आ रही है, तो अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं तो जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि 30 से 70 के बीच जो ऑब्जर्वेशन है एल के वही वैलिड है, 30 से कम अगर आ रही है तो आपको एस की वैल्यू सही नहीं मिलेगी, अननोन रेजिस्टेंस आपको सही नहीं मिलेगा, तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो L1 2.9 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि बहुत ही कम है, इसको 50 के आसपास होना चाहिए अगर हम मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन चाहते हैं। ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, L1 को बढ़ाना पड़ेगा। L1 कब बढ़ेगा वही हमें समझना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल वे, कौन सा तरीका कारगर होगा, काम करेगा। He should measure L1 more accurately, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो जवाब है नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। He should change S to 1000 ohm and repeat the experiment, अगर उसने ऐसा किया, S को 1000 ohm कर दिया, S R की जगह बच्चों लेफ्ट गैप में है, तो ये लेंथ तो है और डिफरेंट हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो इससे काम नहीं बनेगा। S को 1000 करने से भी काम नहीं बनेगा, सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। He should change S to 3 ohm, ये लेंथ सॉरी S जो है उधर ही है पर वो दिया हुआ है ना, ठीक है, पोजीशन S की वही है जो S की होती है पर वो दिया हुआ है, तो 1000 ओम करने से तो इधर 2.9 से घट के और कम हो जाएगी। He should change S to 3 ohm and repeat the experiment। तो बच्चों इसके सपोर्ट में हम कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, यही सही जवाब है, उसको S को घटाना पड़ेगा तब बात बनेगी। और D है he should give up hope, ऐसा तो कभी करना ही नहीं हमको, ऐसा नहीं है बच्चों, हमेशा कोई ना कोई दरवाजा होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है, तो कभी भी आशा नहीं छोड़नी है। फॉर ए मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद ए मीटर ब्रिज, ऐसा नहीं है, हम मीटर ब्रिज से भी बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो आंसर सी है, और उसका रीजन क्या है, परसेंटेज एरर इन आर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडजस्टिंग द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडिल ऑफ द ब्रिज, दैट इज व्हेन L1 या L कह सकते हैं हम इसको, इज क्लोज टू 50 सेंटीमीटर, जब ये 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा, दिस रिक्वायर्स ए सूटेबल चॉइस ऑफ S। तो उसके लिए R अपॉन S को हमने ऐसा लिख कर देखा, और जरूरी नहीं है ना कि L1 बोले इसको, दिस इज सिंपली L, दिस इज सिंपली L, L एंड L। तो R तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, L अपॉन 100 माइनस L, दिस वन इज करेक्ट। तो R अपॉन S 2.9 इंटू इस टू 97.1 आ रहा है ना, रिमेनिंग जो 100 माइनस L,
तो इससे सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि S नियरली 33 टाइम्स है R का। तो अगर हम चाहते हैं रेशियो 1:1 हो जाए तो हमें S को 1/33 टाइम्स करना पड़ेगा। 1/33 टाइम्स का क्या मतलब हो गया कि जो S है अभी, तो 100/33 एंड 100/33 इज अप्रोक्सीमेटली 3। तो हमें इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.10 एग्जाम्पलर से, द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। बच्चों पिछला जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। R को हम मेजर कर रहे हैं, अब की बार अननोन रेजिस्टेंस R माना है, इज टू बी कैरिड आउट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। फिगर 3.25 देखने को आपको कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। तो वो जो फिगर 3.25 है मैं दिखा देता हूं आपको, ये ऐसा है फिगर 3.25। तो ये R4 इज अननोन। Unknown resistance R is to be carried out using Wheatstone bridge. Two students perform an experiment in two ways. दो अलग अलग बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। यू शुड प्रिपेयर दिस, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला स्टूडेंट R2 को निकालता है 10 ओम, R1 को निकालता है 5 ओम। R2 10, R1 5, तो 10/5 हो गया 2। दूसरा क्या करता है, R2 1000 रखता है, R1 500 रखता है, 1500 फिर से 2। बस अंतर ये है कि एक बार रेजिस्टेंस बहुत बड़े हैं 1000 एंड 500, एक बार रेजिस्टेंस बहुत छोटे हैं 10 एंड 5। रेशियो दोनों से 2 आ रहा है। इन द स्टैंडर्ड आर्म बोथ टेक R3 इक्वल टू 5 ओम। यहां पर 5 ओम वो लगाते हैं। अब ये 5 ओम के ऑर्डर का है, तो ये भी 5 ओम के ऑर्डर के होंगे, तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो अब इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। द एरर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, सेंसिटिविटी ही अलग है इंस्ट्रूमेंट की दोनों केस में। एरर्स ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड ऑन एक्यूरेसी विद विच R2 एंड R1 कैन बी मेजर्ड। यस, ये फैक्ट तो है कि एरर जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। सी पार्ट, if the student uses large value of R2 and R1 की large value 1000 और 500 अगर वो यूज करता है, current through the arms will be feeble। feeble का मतलब होता है बहुत कम और मामूली तो बहुत ही कम हो जाएगी करंट। this will make determination of null point accurately more difficult। तो accuracy कम हो जाएगी, no doubt this is correct। so B and C both options are correct। D की बात करें, Wheatstone bridge is a very accurate instrument and has no errors of measurement। तो ऐसा कहना तो गलत है, हम इसके सारे एरर्स अभी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11। इन ए मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज ए न्यूट्रल पॉइंट। ये देख रहे हैं अपन, हमने बी माना था इसको बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में डी माना हुआ है, बी इधर दे दिया। इट डजंट मैटर, झूला घुमाया था हमने, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो प्रीवियस लेक्चर तो हम ऐसे कर सकते हैं। इन ए मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज ए न्यूट्रल पॉइंट। ऑप्शन ए, द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस। डेफिनेटली और कहीं बैलेंस नहीं होगा, एक ही बैलेंस पॉइंट हमको मिलने वाला है। व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट्स ए पॉइंट ऑन मीटर वायर लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, समझना इस बात को, लेफ्ट ऑफ डी करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम द वायर। करंट जो है फ्लो करेगी बी की तरफ वायर से, यानी करंट कैसे जाएगी, डी टू बी। करंट फ्लोज टू बी, बी की तरफ, फ्रॉम द वायर, वायर से, डी से बी की तरफ करंट जाएगी अगर हम जॉकी को कहां कनेक्ट करें, लेफ्ट ऑफ डी। लेफ्ट ऑफ डी का मतलब ए की तरफ, ठीक है। अगर मैंने जॉकी को कनेक्ट किया, डी पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा था हमको, यानी बी और डी का पोटेंशियल सेम था, लेफ्ट में कनेक्ट किया तो अब एडी लेंथ जो है यानी बैलेंसिंग लेंथ L1 से यहाँ पे दिखाई है, उस पर होने वाला ड्रॉप कम हो जाएगा। उस पर ड्रॉप कम होगा तो डी पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो जाएगा। डी पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा तो करंट फ्लो होगी डी से बी की तरफ। लॉजिक इज क्वाइट सिंपल, करंट फ्लो होगी डी से बी की तरफ और ऐसा ही यहां पर लिखा हुआ है। सो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी पर जाते हैं। व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट्स ए पॉइंट ऑन द मीटर वायर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में यानी टूवर्ड्स सी। अगर हम इसको स्लाइड करें टूवर्ड्स सी तो ज्यादा लेंथ आ रही है, ज्यादा रेजिस्टेंस,
तो वायर लेंथ AD यानी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ L1 पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, तो D तक जो पोटेंशियल बचेगा वो कम हो जाएगा। टोटल ड्रॉप फिक्स है V बैटरी वोल्टेज के बराबर। तो D का पोटेंशियल अभी कम हो गया, किस से? B से। अब D का पोटेंशियल B से कम हो गया है तो करंट फ्लो करेगी फ्रॉम B टू D, करंट आएगी B टू D, और यहां क्या लिखा हुआ है? करंट फ्लोज फ्रॉम B टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर। So again it is correct. So B option is correct, C is also correct. और D दिया है when R is increased the neutral point shift to left. अगर R को बढ़ाते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, यानी A की तरफ। वो तो गलत बात है, R को बढ़ाएंगे तो इधर भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि रेशियो सेम है। तो B और C मेरे हिसाब से दोनों एक ही फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B और C दोनों करेक्ट हैं, जबकि वहां सॉल्यूशन में ए और सी आंसर दिया है। ठीक है, ए जो है इसमें ऑप्शन न्यूट्रल पॉइंट पोटेंशियल एट बी द न्यूट्रल पॉइंट आर सेम। ठीक है, ए क्या कह रहा है? द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल। तो ए तो सही है ही सही। तो यहां तीन ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से, ए बी और सी, जबकि आंसर में बी को सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कुछ करेक्शंस हैं बच्चों, जो सॉल्यूशंस हैं किसके? एग्जाम्पलर के, तो आपको इनमें थोड़ा ध्यान देना होगा। एग्जाम्पलर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सो थोड़ा सा सावधानी के साथ। 3.14 पे आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द नल पॉइंट मेथड? कई लोग इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, नल पॉइंट मेथड। अब नल पॉइंट मेथड हम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी लगा रहे हैं, मीटर ब्रिज में भी लगा रहे हैं, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे आगे, उसमें भी हम क्या लगा रहे हैं? वी आर फाइंडिंग जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। In a Wheatstone bridge, what additional measurement would be required to calculate R unknown by any other method? तो ये आपसे पूछा है। तो एडवांटेज क्या नल पॉइंट मेथड की Wheatstone ब्रिज में? ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो कि 50 से 100 ओम के बीच होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट। गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में जो कनेक्टिंग वायर है उसके रेजिस्टेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन करंट इन रेजिस्टेंसेस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। सो इट इज इजी एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर ऑब्जर्वर, ऐसा हम कह सकते हैं। पर ऐसा लिखना गलत होगा अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है और आपने लिख दिया नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, इट इज रॉन्ग, है ना। प्रिंसिपल जो है मीटर ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। The R unknown can be calculated, अगर और कोई तरीके से आपको निकालने को कहा जाए unknown resistance, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? By applying Kirchhoff rules to the circuit। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी additional accurate measurement of all the currents in resistances and galvanometer and internal resistance of the galvanometer। उन सबकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी अगर हम KVL लगाते हैं यहाँ पे, तो आसान हो जाता है अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं यूजिंग मीटर ब्रिज? अगर हाँ तो कैसे? तो बच्चों जवाब है यस, यस वी कैन मेजर। अब सवाल है कैसे? तो कैसे, तो उसका जवाब बच्चों क्या है कि अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज के अननोन रेजिस्टेंस वाले पार्ट को उस बाथ में डिप कर दें, यानी वो बीकर में जो लिक्विड आपने लिया हुआ है जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, अगर इसको आप उसमें डिप कर दें, जैसे कि मैंने यहां पर ये कॉइल दिखाई है, कॉइल S, तो कॉइल S को हम क्या कर रहे हैं? उस बाथ में डिप कर रहे हैं। तो हमने उस बाथ में डिप किया कॉइल S को। बाकी एज इट इज, जैसा आप जानते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। एक गैल्वेनोमीटर यहां लगा रहेगा वन ऑफ द डायगोनल में, और बैटरी लगी रहेगी ऊपर भी। ऐसे बनाकर मैं दिखा सकता हूं बैटरी यूजिंग की K। सो दिस इज द सर्किट। तो बच्चों आप जानते हैं S को कैसे आपको निकालना है। वी नो दैट S इक्वल टू Q by P into R इन बैलेंस स्टेट। हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे P और Q का रेशियो और R की वैल्यू कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा दे 0। जब आपने S निकाल लिया है, पहले आप क्या करेंगे
इसमें बर्फ भरेंगे, आइस, तो ये आएगा S0। सो यू नो S0 इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या करेंगे, जो अननोन टेम्परेचर का बात है उसमें इसको रख देंगे, उसको हम दिखाएंगे ST से, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और T इज अननोन जो हमको पता करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप जानते हैं, अल्फा आपको गिवन रहेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इट इज गिवन टू यू क्वेश्चन में, तो आप यूज करेंगे ST इक्वल टू S0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। प्रैक्टिकली आपने डिटरमाइन कर लिया ST और S0, अल्फा आपको दिया हुआ है, तो ओनली अननोन जो बचा वो बचा डेल्टा T। रूम टेम्परेचर आपको पता है, तो यहाँ रूम टेम्परेचर तो चाहिए नहीं है डेल्टा T, क्योंकि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं। तो जो दूसरा वाला टेम्परेचर है, तो डेल्टा T एक्चुअल में क्या होगा, डेल्टा T होगा T माइनस 0, T माइनस 0, यानी एक्चुअल में T के बराबर होगा। तो डेल्टा T ही हमें निकालना है, वो एक्चुअल में T के बराबर है, जो कि हमें डिटरमाइन करना है। तो ऐसे हम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिगर शोज ए मीटर ब्रिज विद वायर इमर्स्ड इन मेल्टिंग आइस, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। मेल्टिंग आइस यानी 0 डिग्री। The movable contact D is moved along the wire until the galvanometer shows 0 deflection, तब तक हमने घुमाया। The null point is found to be at distance of 40 cm from point A, balancing length है 40। When coil Y is heated to 100 degree, अभी हमने उसको सॉरी गर्म किया up to 100 डिग्री, और 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया पैरेलल में Y के, जिससे कि ब्रिज अब भी बैलेंस रहे, यानी अभी भी रेजिस्टेंस उतना ही रहे, तभी तो ब्रिज बैलेंस रहेगा। एट द सेम पॉइंट फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अभी यहाँ जो अननोन है बच्चों वो अल्फा है, अल्फा निकलना है। तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसकी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बिठाइए, क्या सिचुएशन है इसकी इमेज लाइए माइंड में, और फिर उसके बाद अब देखते हैं सॉल्यूशन बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन। ये देखिए मीटर ब्रिज यूज कर रहे हैं हम अल्फा नापने के लिए, ठीक है। सो 4 ओम है, इधर Y है, 40 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हो रहा है, तो बाकी बची हुई लेंथ रही 60, 40 एंड 60, और हमने यहाँ पे देखा 4/R0, जहां पे R0 क्या है, रेजिस्टेंस, Y है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 40/60 लिख सकता हूँ, P/Q = R/S से। तो R0 आ गया 6 ओम। अब हम 100 ओम को अगर पैरेलल में लगाते हैं तो भी उतना ही रहता है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नहीं होता है। इसका मतलब R' कितना है बच्चों, R' है 100 × R100/100 + R100। तो मैं दोबारा से अगर इसको लिखूं R' के फॉर्म में, तो 4/R', क्योंकि इधर 4 है और ये है R', यहाँ Y में जो लगाया हमने, तो 40/60 ये 2/3, तो R' यहाँ से फिर से 6 ओम ही आएगा, नेचुरल सा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ पे रख देता हूँ मैं 6, तो मैं R100 यहाँ से निकाल लेता हूँ, R100 मुझे 6.38 ओम मिल जाता है। अब हम इक्वेशन जानते हैं अल्फा के लिए, अल्फा होता है R100 - R0/R0 डेल्टा T, तो इसमें वैल्यू रखी हमने R100 6.38 - R0 6/6 × 100, क्योंकि डेल्टा T 100 था, और यहाँ से हमको अल्फा मिल जाता है 6.3 × 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स कह सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंड एरर इन मीटर ब्रिज, हाउ इट कैन बी रिमूव। तो बच्चों इसको समझ लीजिए, एंड एरर होता क्या है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं इस डायग्राम के रेफरेंस में अगर बात करूं, तो हमने ये जो कनेक्टिंग वायर्स है और ये जो मेटल की पत्तियां, इन सबका रेजिस्टेंस हमने 0 माना है। क्या प्रैक्टिकली 0 है? हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, बट ये 0 नहीं होता है, और इसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस होता है रीडिंग में, उसी को हम बोलते हैं एंड एरर।
तो अगर हमें इन स्ट्रिप्स का, इन मेटेलिक स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस और इन कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस पता चल जाए, जिसको कि हमें सर्किट में ऐड करना है, फॉर एग्जांपल खाली इन मेटल स्ट्रिप्स की बात करें, एंड एरर क्योंकि नाम इसका एंड है, तो इसमें 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट सभी को आप समझ लीजिए बच्चों। जब हम तार यहां जोड़ते हैं तो कई तरीके होते हैं, कील पे तार को घुमा देते हैं या सोल्डरिंग करते हैं। तो जो स्केल हमने लगाया है, स्केल पर जब हम नापते हैं तो उसके अलावा कुछ एडिशनल लेंथ हिंडर कर सकते हैं, छुपी हुई हो सकती है वहां पर। और ये जो एक्स्ट्रा मेटल की पत्ती है, इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो भी शामिल नहीं हुआ है। तो अगर हम इस मेटल की पत्ती के रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ वायर और उस एडिशनल लेंथ को यहां जोड़ दें ए के बाद, इधर जोड़ दें सी के बाद राइट हैंड साइड में, तो उसको हम एंड एरर बोलते हैं। जिस जो नेगेटिव आता है तो करेक्शन बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा नहीं। एंड एरर, एंड करेक्शन भी इसको बोलते हैं। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है टर्म के साथ, क्योंकि 11th क्लास में आपने ओपन पाइप क्लोज पाइप पढ़ा, वहां पर भी पढ़ा है एंड करेक्शन। बस अंतर ये होता है, एरर होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्शन होता है तो ऐड करते हैं। अब कॉमन सेंस यहां पर चाहिए, तो एडिशनल लेंथ है ये, तो एंड करेक्शन बोलूंगा मैं इसको, तो मैं क्या करूंगा, एरर बोलने की बजाय करेक्शन, क्योंकि जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 40 सेंटीमीटर यहां पर, या एल आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, उसमें मैं एडिशनल लेंथ जोड़ूंगा। मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर एसी का रेजिस्टेंस है 2 ओम पर सेंटीमीटर। 2 ओम पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, या और आसान ले लेते हैं हम, 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है। और ये जो मेटल के स्ट्रिप है, अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये इसकी लेंथ, क्योंकि यहां तक जो है ये 2 ओम रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बैलेंसिंग लेंथ जो थी एल आ रही थी, उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 2 ओम के कोरस्पॉन्डिंग 2 सेंटीमीटर, तो उसमें जोड़ देंगे प्लस 2 सेंटीमीटर, उसको बोलेंगे अल्फा। इधर अगर मान लो 1.5 है, मेटल के स्ट्रिप बिल्कुल आइडेंटिकल तो होती नहीं है, इनकी चौड़ाई कम ज्यादा हो सकती है, तो इधर 1.5 है तो वो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो बीटा बोलेंगे उसको, इधर वाले करेक्शन को, तो उसको इधर 1.5 सेंटीमीटर जोड़ दूंगा। तो अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों, इसको समझते हैं। और द मेजर सिस्टमेटिक एरर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट आर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट एंड corrections introduced due to the shift of the zero of the scale at A and B। एक तो एंड एरर मैंने बताया, इसके अलावा और किसकी वजह से हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, सिस्टमेटिक, क्योंकि इसको हम पता लगा कर रिमूव कर सकते हैं। अगर पता लगा के रिमूव नहीं कर पाते तो रैंडम एरर की कैटेगरी में डालते हैं। एंड एरर्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मीटर ब्रिज वायर, उसकी वजह से भी एरर होता है, जिसके लिए हम इंटरचेंज करते हैं आर और एस की पोजीशन को, और आर और एस की पोजीशन को इंटरचेंज करके दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, उसको एल डैश बोलते हैं, पहले निकाली थी उसको एल बोलेंगे। अब जो कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एल प्लस एल डैश बाय 2, उसका आधा मीन वैल्यू यूज करेंगे। तो एरर एनालिसिस अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं, एंड करेक्शन कैन बी एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग known resistances P and Q in the two ends and finding the null point। तो P upon Q को क्या लिखूंगा, L plus अल्फा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक्स्ट्रा लेंथ जुड़ गई थी 2 सेंटीमीटर, नीचे क्या थी 100 माइनस एल Q की जगह, और प्लस बीटा जो 1.5 मैंने जोड़ा था, where alpha and beta are the end corrections। When the resistance Q is placed in the left gap and P in the right gap, इंटरचेंज किया। देखो बच्चों, अल्फा और बीटा दो अननोन यहाँ पे आ गए, दो अननोन पता करने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, हम ऐसा कर सकते हैं, इंटरचेंज करेंगे आर और एस को, तो ये क्यू और पी भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो L1 लिख सकते हैं या L डैश लिख सकते हैं। अब जो नई बैलेंसिंग लेंथ आई, जो पहले L आ रही थी अब नहीं आई L डैश, क्योंकि इंटरचेंज करते ही चेंज हो जाएगी, तो L डैश प्लस अल्फा, अल्फा तो उतना ही रहेगा, 100 माइनस एल डैश प्लस बीटा। तो अब देख रहे हैं 2 इक्वेशंस हैं which give 2 linear equations for finding alpha and beta, तो हम अल्फा बीटा यहां से निकाल सकते हैं। in order that alpha and beta be measured accurately, p और q में थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए, नहीं तो हम पता नहीं कर पाएंगे ठीक से। और द एक्चुअल बैलेंस पॉइंट अगर बात करें तो p अपॉन q किसके बराबर है, l प्लस अल्फा अपॉन 100 माइनस एल प्लस बीटा, जिसको हम L1 अपॉन L2 चाहे तो लिख सकते हैं। L1 है करेक्टेड लेंथ corresponding to R and L2 है corrected length corresponding to S।
दूसरा जो है एरर्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मीटर ब्रिज वायर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस इन द गैप्स P एंड Q। ऐसा हम करते हैं देन यूजिंग मीन वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग लेंथ फॉर कैलकुलेशन, जैसा मैंने अभी बताया। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उससे क्लैरिटी आएगी। ए मीटर ब्रिज सेटअप इज एज शोन इन डिटरमाइन द एंड करेक्शन एट A एंड B। हमें A और B पर एंड करेक्शन कैलकुलेट करना है। जब रेजिस्टेंस 15 ओम हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है लेफ्ट गैप में, 20 ओम राइट गैप में, नल पॉइंट आता है 42 सेंटीमीटर पर, A से 42 पर। और जब इन रेजिस्टेंसेस को हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 20 इधर लगा देते हैं, 15 इधर लगा देते हैं, तो ये 57 सेंटीमीटर पर चले जाता है। तो एंड करेक्शंस की वैल्यूज हमको निकालनी है। तो जो फॉर्मूला अभी अभी हमने डिटरमाइन किया उसके हिसाब से अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, देखिए ये सब हमें दिया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलते हैं हम। मैं लिखूंगा 15/20 यानी R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q। अब ये करेक्टेड P है, 42 प्लस अल्फा इधर का एंड करेक्शन अपॉन 58 प्लस बीटा उधर का एंड करेक्शन, तो ये हमें मिलता है। और सेकंड टाइम में क्या लिखूंगा, इंटरचेंज कर दिया, 20/15 इक्वल टू 57 प्लस अल्फा अपॉन 43 प्लस बीटा। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, 3 इंटू 58 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 168 प्लस 4 बीटा। यहाँ से 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, ये पहली इक्वेशन आ गई, इक्वल टू -6। और यहाँ से सॉल्व किया 4 इंटू 43 वाले को, तो 4 बीटा प्लस 172 इक्वल टू 171 प्लस 3 अल्फा। तो उधर पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल कर मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाती है जो कि आती है 2, और बीटा की वैल्यू अल्फा वाली इक्वेशन में लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 3 आती है। तो उससे आंसर मिलता है हमको D 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अल्फा इज 3, बीटा इज 2 सेंटीमीटर। अब ये एक तरीका हुआ कैलकुलेट करने का, आप कोई और फास्ट मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन और फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये आया था JEE 2011 में। मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन, ये दिख रहा है आपको, टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x निकालने के लिए यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को माना गया है राइट गैप में। द गैल्वानोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। द एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फॉर द एंड्स A एंड B। ये दिया हुआ है आपको, 1 सेंटीमीटर इधर वाला, बीटा है 2 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों एंड करेक्शन क्योंकि कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है, अब देखेंगे इस पे जो क्वेश्चन JEE में आया है वो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, वो आसान सवाल है। तो सिंपली x/10 इक्वल टू 52, तो ये है ही सही, और इधर का एंड करेक्शन मैंने जोड़ दिया अल्फा प्लस 1, नीचे 100 माइनस 52 के साथ इधर का एंड करेक्शन जोड़ दिया +2, तो ये आ गया 53/5, और यहाँ से x सीधे सीधे आ जाता है 10.6 ओम। तो मैं समझता हूँ एंड करेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल आए आप कर सकते हैं। एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस आर ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ L। कई बार सवाल इस पर पूछा गया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 11th क्लास में हमने एरर एनालिसिस पढ़ा है, नहीं आपने पढ़ा है तो आप जा सकते हैं NCERT, मतलब इसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट NCERT रीड अलोंग एक्सरसाइज के नाम से, तो वहां पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस R अपॉन S हम जानते हैं L अपॉन 100 माइनस L होता है, और R हुआ S इंटू L अपॉन 100 माइनस L। तो अगर मैं इसको डेल्टा वाले नोटेशन में लिखता हूँ एरर एनालिसिस के हिसाब से, तो डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S प्लस डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L। अब हम जानते हैं कि S की वजह से हम एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम L लेंथ में नापने में जो एरर हुआ उसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो ये डेल्टा S बाई S तो हो गया 0, तो बाकी जो बचा वो बचा डेल्टा L बाई L, यानी L के मेजरमेंट में जो एरर हुआ है हमसे और सिमिलर एरर इधर हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L, बचे हुए लेंथ। और ये लेंथ किस पे नाप रहे हैं हम, स्केल पे नाप रहे हैं, तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है उसकी वजह से एरर होता है। तो इस पे क्वेश्चन आया बच्चों 2014 में IIT एडवांस में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये क्या था इसको समझते हैं हम। तो आपको मीटर ब्रिज दिया गया और उसमें रेजिस्टेंस लगाकर दिए गए R
और 90 ओम। बैलेंस पॉइंट हमको मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पर, ऐसा दिखाया गया। और लीस्ट काउंट जो है, ये जो मीटर स्केल हमने यूज किया है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, जिसको मैं 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो जो फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं, पहले तो मैं आर निकाल लेता हूं यहां से। आर बाय 40 इज 90 बाय 60 और यहां से आर आ जाता है बच्चों 60 ओम। तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 0.1 अपॉन 40, क्योंकि स्केल से नाप पा रहे हैं 0.1, और प्लस 0.1 अपॉन 60। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा आर इक्वल टू आर टाइम्स आर, इधर मल्टीप्लाई हो गया, 60 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट वी गेट 0.25। अब ये जो 0.25 है, जब इसको r के लिए हमें लिखना है, आपसे कहा जाता है कि r का एक्सप्रेशन लिखें विद इन एरर लिमिट्स। तो r का एक्सप्रेशन विद इन एरर लिमिट्स लिखने के लिए 60 में निकाल चुका हूं r है, तो 60 प्लस माइनस 0.25, तो ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, एरर पर बेस्ड। स्पेशल क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड, वो देख लेते हैं प्रूव करने का। टू शो दैट एरर इन मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन्स ब्रिज और मीटर ब्रिज विल बी मिनिमम जब P इक्वल टू Q होता है, या जब बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है, तब ये जो R का डिटर्मिनेशन है ये मोस्ट एक्यूरेटली हो पाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टेप 1, जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा लगाना चाहते हैं तो उसकी कुछ स्टेप्स है, फॉर्म द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ये आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं इसी वीडियो में लिंक डाल दूंगा उसका, कैलकुलस का। और dy by dx जब फंक्शन फॉर्म कर लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन, यानी dy by dx को हम 0 रखते हैं, 0 रखकर y की वैल्यू निकालते हैं, जिनके लिए ये जो है 0 आ रहा है, सॉरी x की वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए फंक्शन 0 आ रहा है। अब x की उन वैल्यूज पर हम पता करते हैं d2y by dx2। अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन होता है मैक्सिमम, और पॉजिटिव आता है तो फंक्शन होता है मिनिमम। 0 आता है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसे हम फंक्शन फॉर्म करके ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो स्टेप 1, फॉर्म द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो हमने फंक्शन फॉर्म किया, हमें R जो अननोन रेजिस्टेंस है यहां पर, उसके डिटर्मिनेशन में ये दिखाना है कि L पर वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y की जगह तो बच्चों r आएगा, x की जगह l आएगा। तो सबसे पहले तो हम जो लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला था डेल्टा r बाई आर, वो हो गया डेल्टा l बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, जिससे आप फैमिलियर हैं। अब dr बाई आर लिखा, इसको डी नोटेशन में लेके लिमिट डेल्टा d टेंड्स टू 0 लगा दें अगर हम, तो स्मॉल चेंजेस के लिए। तो यहाँ dl बाई एल हो गया, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो d 100 कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो dl बाई 100 माइनस एल, और dr बाई dl को इधर नीचे ले आए, इक्वल टू r टाइम्स 1 बाय l माइनस 1 बाय 100 माइनस l। अब नाउ dr बाय dl इसको 0 करेंगे हम, तो r आ गया हमारे पास, r टाइम्स इतना, इक्वल इसको 0 रखेंगे, डिफरेंशिएट किया इसको हमने, इसको 0 रखा तो 12 100 आता है, और यहाँ से l आ जाता है 50 सेंटीमीटर। यानी प्रूव हो जाता है बच्चों कि जब ये 50 सेंटीमीटर पर हमें मिलेगा बैलेंस पॉइंट, तभी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। तो मैं समझता हूं मीटर ब्रिज अब क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोटेंशियोमीटर लेने वाला हूं बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की।